हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 194R which is going to be effective from the 1st July 2022 which is inserted by the Financial 2022। दोस्तों, इस सेक्शन को आने से बिजनेस में प्रोफेशन में काफी इश्यूज आए हैं। तो उस इशू को लेके सीबीडीटी ने 16 जून 2022 को एक नया सर्कुलर इशू किया, जिसमें बहुत से इशू को क्लेरिफाई किया है उन्होंने। फिर भी अभी इंडस्ट्री में इस पर क्लैरिफिकेशन और मोर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है एग्जैक्टली। फाइनेंस एक्ट 2022 ने सेक्शन 194R इंसर्ट किया, जो 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव में आएगा। इस सेक्शन के अनुसार कोई भी पर्सन जो कोई बेनिफिट या परक्विजिट किसी रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है, तो उस पे उसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। और ये टीडीएस जो कटेगा 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और प्रिक्विजिट बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और प्रिक्विजिट। तो बेनिफिट या प्रिक्विजिट प्रोवाइड करने से पहले उसको 10% जो भी वैल्यू उसका डिटरमाइंड होगा या एग्रीगेट वैल्यू, उस पे उसको टीडीएस काटना होगा। ये बेनिफिट या प्रिक्विजिट मनी में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस या प्रोफेशन कोई रेजिडेंट कैरी ऑन करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये बेनिफिट या प्रिक्विजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट वैल्यू जो दिया गया है, तो अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20,000 या उससे ऊपर है, तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसको टीडीएस काटना होगा 10% के रेट से। ये एग्रीगेट वैल्यू 20,000 से नीचे है तो मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इसके अलावा इस सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उसका टोटल सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, या फिर प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है, तो उस केस में उसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट इस सेक्शन के अंदर नहीं है। कहने का मतलब अगर टैक्स ऑडिट में अगर कवर है तो उसको टीडीएस काटना होगा इस सेक्शन के अंदर। अगर नहीं कवर है, 1 करोड़ का लिमिट और 50 बिजनेस के लिए और 50 लाख का लिमिट प्रोफेशनल के केस में है, तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एग्जैक्टली सेक्शन ये कहता है। अब इसमें इस सेक्शन को देखते हुए बहुत से जो है इशू जो आए हैं, उसको डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया था 16 जून 2022। इसमें उसको क्लैरिफाई किया है। तो आइए देखते हैं एक एक क्लैरिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला इशू की हम बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो सर्कुलर में दिया गया, वो क्वेश्चन था कि क्या इट इज नेसेसरी दैट पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और प्रिक्विजिट needs to check if the amount taxable under clause 4 of section 28 of the income tax act before deducting TDS under section 194R। ये क्लॉज जो आपका 4 है, वह कहता है कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट, बिजनेस प्रोफेशन के केस में कोई भी बिजनेस बेनिफिट या परक्विजिट जो है, अगर किसी को हम प्रोवाइड करते हैं विच इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट, तो उस केस में वो टैक्सेबल होता है। तो क्या यहाँ पर जो पर्सन बेनिफिट या प्रिक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पहला रेज किया गया है। तो इसके आंसर में डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया, यहाँ पर डिडक्टर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो चेक करे कि ये जो बेनिफिट या परक्विजिट है जो सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर आप दे रहे हैं, कोई टैक्सेबल है या नहीं है, ये चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसपे जो जैसे अदर इनकम होता है, जैसे द अमाउंट कुड भी टैक्सेबल हो सकता है 41 के अनुसार, जैसे जिस तरह की इनकम उसमें टैक्सेबल हो। तो यहाँ पर सेक्शन 194R के अंदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी बेनिफिट या प्रिक्विजिट किसी रेजिडेंट को प्रोवाइड करता है, तो उस पर टीडीएस वो 10% के रेट से काट। फर्दर यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई चेक करे कि अमाउंट जो रिसिपिएंट के हाथ में है वो टैक्सेबल है या नहीं है।
जैसे सेक्शन 195 जो है, जहाँ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट करते हैं वहां पे, तो वहां पर एक वर्ड आता है वहां पर यहाँ पर रिक्वायर्ड डिडक्शन ऑन एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एट द रेट इन फोर्स। तो यहाँ पर आप चेक करना पड़ता है आपको कि क्या नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के केस में क्या वो सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एक्ट है। अगर वो चार्ज होता है तभी आप उसको प्रिस्क्राइब रेट जो है या रेट इन फोर्स है या टीटी में जो रेट है उस पर आप टीडीएस काटते हैं। तो यहाँ पर आपको 95 में चेक करना पड़ता है। उसी तरह एक सेक्शन और है, सेक्शन 194E, जहाँ पर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट एसोसिएशन को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जैसे सेक्शन 194R लाया गया, तो उसमें चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जैसा डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया। तो 194E में भी यहाँ पर चेक करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर डिडक्टर को नहीं है। तो ये यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया। आइए देखते हैं दूसरा जो इशू जो रेज किया गया है। दूसरा इशू ये रेज किया गया कि इज इट नेसेसरी दैट बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट मस्ट बी इन द काइंड फॉर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट टू ऑपरेट। क्या यह काइंड में होगा? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट या परक्यूजिट है वो इन कैश या काइंड दोनों हो सकता है या बोथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोविजो फर्स्ट प्रोविजो में कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट एज द केस में बी इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, but such part in cash is no sufficient to meet the liability of the deduction of tax in respect of the whole of the such benefit of perquisite. The person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before releasing the benefit of perquisite, ensure tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit of perquisite. This provision clearly indicates that intent of the legislation. There could also be situation where benefit or perquisite is in cash or benefit or perquisite in kind or partly in cash or partly in kind. तो सेक्शन प्रोविजो को देखने से आपको क्लियर ही लगेगा। Therefore, सेक्शन 194R के अंदर a scope of the situation where the benefit of perquisite is in kind, cash or partly in cash or partly in kind, सारे स्कोप के अंदर आते हैं। तीसरा इशू जो लाया गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इशू, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट व्हेन द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल एशन। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि यहाँ पर चेक करने की रिक्वायरमेंट परक्विजिट ऑफ बेनिफिट टैक्सेबल है रिसिपिएंट के हैंड में या नहीं है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर पे नहीं है। लेकिन फर्दर कोर्ट ने बहुत से बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो है तो टैक्सेबल है इवन दो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज कैपिटल इन नेचर। कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल 1 में आप देखिए कि असेसी ने कोई अग्रीमेंट किया है फॉर परचेज ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड और कुछ पैसा अर्नेस्ट मनी के रूप में दिया है। बाद में क्या किया कि जो असेसी को लैंड का पोजीशन ना देके सेलर ने उसको दूसरे अनदर अग्रीमेंट कर दिया थर्ड पार्टी के साथ। इस केस में असेसी ने जब सूट फाइल किया तो कंसेंट डिक्री और कंसेंट डिक्री पास हुआ और कुछ अमाउंट उसको दिया गया। On appeal, it was held that such sum received in pursuant of the consent decree was liable to tax as business income under section 28 clause 4. Further, amount representing principal loan, अगर बैंक ने किसी principal loan को waive किया है under one time settlement scheme would constitute income falling under
Section 28 clause 4 relating to the value or benefit or perquisite arising from business or exercise of the profession. Further, value of the rent-free accommodation, furniture and fixture given to the director was held as taxable under Section 28 clause 4. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर को फ्री एकोमोडेशन, फर्नीचर या फिक्चर देते हैं सेक्शन 28(4) के अंदर, वो टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पर भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी। वेयर ए कार वाज गिवन टू द एसएससी बाय डिसाइपल, बहुत सी जगह होते हैं कि आप स्पिरिचुअल गुरुज और जो प्रीचिंग करते हैं उनको उनके डिसाइपल कुछ गिफ्ट कार वगैरह दे देते हैं। Who had been benefited from his preaching. The value of the car was held to be taxable in the hands of the assessee, being a receipt from the exercise of the vocation carried on by him. Assessee was next case, the assessee was the director of the company. In terms of an agreement, promoters shares were allotted to the director. On these facts, it was held that the share received by the director were benefit or perquisite received from the company by the director, and it was a benefit accessible to the tax. तो इस तरह के कुछ इंस्टांसेस हैं, तो जैसे गिफ्ट ऑफ लैंड, value of the gift of land was held as a received by the assessee in the carrying of the vocation and was held as taxable. तो इसको इन एग्जांपल को देखने से ही लगता है कि इट कैन बी सीन दैट एसेट गिवन एज अ बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट मे बी कैपिटल एसेट इन जनरल सेंस ऑफ द टर्म लाइक कार, लैंड एटसेट्रा, बट इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट इट इज अ बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट एंड अकॉर्डिंगली हैज बीन टू बी टैक्सेबल. In any case, as I stated earlier, deductor is not required to check if the benefit of perquisite is taxable in the hands of the recipient. Thus, deductor is required to deduct tax under Section 194R of the Act, and all cases where benefit of perquisite or whatever nature is provided. तो जैसा कि इशू 1 में क्लियरिफाई किया गया कि डिडक्टर को कोई रिक्वायर, इवन कैपिटल एसेट भी है या उसके एंड में टैक्सेबल है नहीं है, ठीक है, ये चेक करने की उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Next issue, this is important, whether sales discount, cash discount and rebate are benefit or perquisite. जनरल टर्म में अगर देखें, किसी भी सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट अगर देते हैं कस्टमर को लिस्टेड रिटेल प्राइस से, तो उसमें क्या होता है, आपका रियलाइजेशन सेल प्राइस से रियलाइजेशन है जो कम हो जाता है सेल प्राइस से, तो यहाँ पर क्या हुआ, परचेज प्राइस ऑफ द कस्टमर इज आल्सो रिड्यूस. तो इससे क्या आपको नजर आता है, लॉजिकली अगर देखें इसको, तो ये एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइडेड है रिलेटेड टू द सेल्स एंड बिजनेस. सिंस टीडीएस अंडर सेक्शन 194R of the Act is applicable on all forms of the benefit perquisite, tax is required to be deducted, but it has been seen that subjecting this to tax deduction would put seller to difficulty. पूरा मार्केट जो है इससे अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा बिजनेस जो है डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट इस पे चलता है. तो यहाँ पर टू रिमूव सच डिफिकल्टी इट इज क्लैरिफाइड दैट no tax is required to be deducted under Section 194R of the Act on sales discount, cash discount and rebate allowed to the customers. Further question है, how is the valuation of the benefit of perquisite required to be carried out? Dear friend, यहाँ पर fair market value of the benefit of perquisite का वैल्यूएशन किया जाएगा, एक्सेप्ट कुछ केसेस जहां पर बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइडर हैज परचेज द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. जो प्रोवाइडर है उसने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट परचेज किया है और उसको रेसिपिएंट को प्रोवाइड किया है. इस केस में जो परचेज प्राइस है वो वैल्यू होगा बेनिफिट ऑफ परक्विजिट का. और जहां पर बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर
manufacture such item given as a benefit proposition, then the price that is charged to the customer for the such item shall be the value of such benefit or perquisite. Further clarify, एक important point ये है कि GST will not be included for the purposes of the valuation of the benefit or perquisite for TDS under section 194R. GST applicable नहीं होगा valuation करने में उसका. बहुत समय एक इशू ये आया कि मेनी टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट दे देती है, गाड़ी देती है, कुछ या कुछ प्रोडक्ट दे देती है जिसका वो यूज करता है, उसके बारे में बताता है लोगों को, तो क्या यह प्रोडक्ट गिवन टू सच बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर रिटर्न करता है वो रिटर्निंग बेसिस पे तो नहीं है, लेकिन अगर वो रिटेन कर लेता है तो वो रिक्विजिट और बेनिफिट में आएगा और सेक्शन 194R के अंदर अप्लीकेबल दिया जाएगा. नेक्स्ट इशू है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, वेदर रिक्वायर रिम्बर्समेंट ऑफ out of the pocket expenses incurred by service provider in the course of rendering service is benefit of requisite. दोस्तों जनरल प्रैक्टिस है कि आप जब कोई काम करते हैं तो बहुत समय जो रिम्बर्समेंट होता है आपका, आप बिल के साथ लगा कर दे देते हैं उसको, या बहुत बार आप उसके बिहाफ में, क्लाइंट के बिहाफ में कुछ खर्चे करते हैं और बिल जो है क्लाइंट के नाम से लेते हैं और उसका पेमेंट जो है आपको क्लाइंट कर देता है आपका. तो यहाँ पर इशू ये है कि दो इशू है कि अगर आपने जो रिम्बर्समेंट के लिए जो बिल वगैरह लिए हैं, आपने कुछ खर्च किए और कोई बिल वगैरह लिए जो कस्टमर के नाम से है और कस्टमर ने आपको एज ए कंसल्टेंट अगर आपको रिम्बर्स कर दिया उसको और बिल उसके नाम पे है, तो यहाँ पर सेक्शन 194R अप्लाई नहीं होगा. लेकिन अगर इनवॉइस जो है जो आपके नाम पे है, एज ए कंसल्टेंट आपके नाम पे है और इसका रिम्बर्समेंट है जो आपको क्लाइंट करता है, तो यहाँ पर बेनिफिट प्रिक्विजिट में वो आएगा और यहाँ पर उसको 194R के अंदर टीडीएस काटना होगा. तो ये यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हम लोग के केस में. नेक्स्ट ये है कि अगर कोई डीलर कॉन्फ्रेंस अगर होता है तो दैट इज एजुकेट डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, तो क्या ये बेनिफिट या प्रिक्विजिट होगा? तो यहाँ पर कहा गया कि कोई भी अगर डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है नोट वी कंसिडर एज द बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट, अगर वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या डिस्कशन ऑन हाउ टू प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर्स, ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम द डीलर कस्टमर, टीचिंग सेल्स टेक्निक्स, एड्रेसिंग क्वेरीज ऑफ द डीलर कस्टमर, रिकंसिलिएशन ऑफ द अकाउंट विद द डीलर, तो वो बेनिफिट रिक्विजिट में नहीं होगा. लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंसेस, अगर कोई मान लीजिए लग्जरी पोर्शन है उसमें तो ट्रिप पे, या फिर कुछ फैमिली मेंबर साथ में आते हैं उसका एक्सपेंसिव भी किया जाता है, या फिर कोई जितने दिन नंबर ऑफ द डे स्टे है उससे ज्यादा दिन का स्टे अगर पर एक्सपेंडिचर होता है, तो इस तरह के जो अगर कोई बेनिफिट या इंसेंटिव अगर दिया जाता है तो वो 194R के अंदर आएगा और उस पर टीडीएस करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज किया गया है, सेक्शन 194R प्रोवाइड इफ द बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट is in the kind or partly in kind and cash is no sufficient to meet the TDS, then such person responsible. अगर in cash है ठीक है, अगर in kind है या फिर partly in the cash and partly in the kind है, उस केस में TDS कैसे डिडक्ट होगा? How can such person satisfy that tax has been deposited? तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिया गया, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर पर्सन इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट इन द काइंड टू ए रेसिपिएंट एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड, द पर्सन रिक्वायर्ड टू इंश्योर टैक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड हैज बीन पेड बाय द रेसिपिएंट. सच रेसिपिएंट वुड पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ द एडवांस टैक्स. अगर यहाँ पर एडवांस टैक्स के फॉर्म में उसको पे करने का
और उसके साथ एक डिक्लेरेशन देगा, एडवांस टैक्स का पेमेंट का चालान लगा देगा। तो यहाँ पर अगर इन काइंड है, बेनिफिट प्रोवाइडेड इन द काइंड एंड टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो रिसिपिएंट है एडवांस टैक्स के रूप में टैक्स पे करेगा और उसका चालान डिक्लेरेशन के साथ डिडक्टर को दे देगा। और जो डिडक्टर है उसको टीडीएस रिटर्न फॉर्म जो 26Q होता है उसमें रिपोर्टिंग प्रोविजन में अभी चेंजेस जाएंगे, तो वहां पर वो उसको रिपोर्ट कर देगा चालान नंबर के साथ, टीडीएस रिटर्न अलोंग विद द चालान नंबर रिपोर्ट कर देगा। दूसरे केस में अगर अल्टरनेटिवली कहा गया है कि बेनिफिट प्रोवाइडर, इसके अलावा बेनिफिट प्रोवाइडर एक अल्टरनेटिव ये कर सकता है कि टैक्स जो है खुद से जमा करा दे। इस केस में जो टैक्स जो जमा कराएगा वो भी समझा जाएगा बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द रिसिपिएंट, और उसको 26Q में उसको शो करेगा एज ए टैक्स डिडक्टेड ऑन द बेनिफिट प्रोवाइडर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो एग्रीगेट लिमिट जो है 20,000 का, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे देखना है, चेक करना है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है और 20,000 का थ्रेशोल्ड यहाँ पर लिमिट है, 20,000 से एक्सीड करता है। तो ये जो 20,000 जो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल से चेक किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक जो अगर 20,000 से एक्सीड हो गया है बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट का वैल्यूएशन, तो वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा सेक्शन। लेकिन 30 जून तक, ऑन और बिफोर 30 जून तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। थ्रेशोल्ड के लिए आपको काउंटिंग होगा लेकिन टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके बाद जो बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट 1 जुलाई से आपको जो दिया जाएगा उस पर टीडीएस 194R के अंदर आपको डिडक्ट होगा। दोस्तों इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी में अगर किसी तरह कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे और डिपार्टमेंट जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन देगा तो इसे मैं और अच्छी तरह से अपडेट कर दूंगा। Thank you so much for watching this update.